जो कहते हैं कि इस बार तो युवा उनके साथ है। अब उनके दावों में कितनी हकीकत है वो उन्हीं से जानेंगे। ऋषि हमारे सहयोगी उनसे आपके तमाम सवाल पूछेंगे। सभी लोगों से आग्रह होगा आप लोग बैठ जाएं चेयर्स पर, क्योंकि कैमरे पीछे लगे हुए हैं। आप जब खड़े होते हैं तो तस्वीरें आनी बंद हो जाती हैं। आपके ही नेता हैं, तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी तो, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है तो तस्वीरें बड़ी साफ आनी चाहिए। नेताओं की तस्वीर साफ नहीं होती, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। आप भी नेता बन ही रहे हैं, इसलिए या बन गए राजनीति हैं? बदनाम होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। चंद्रशेखर जी से कई तरह के सवाल आज पूछे जाएंगे, क्योंकि युवा नेता हैं और डिजिटल जमाना है, तो उसको लेकर भी हम परखेंगे सर आपको। ठीक। कहा जाता है पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है जी। मौजूदा स्थिति में हम देखें, चंद्रशेखर कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने पर दावेदारी है? ये लाइन मान्यवर काशीराम साहब की है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं अब समय बदल गया है। आपने कहा ना डिजिटल हो गया है, तो अब पहला चुनाव जीता भी जा सकता है। तो हम जब अपने पहला चुनाव का अनुभव हमें उपचुनाव में हुआ, जब बुलंदशहर हम लड़े, तब हम वहां तीसरे नंबर पे रहे। समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हमसे पीछे था और कांग्रेस भी हमसे पीछे थी। तो पिछले 5 साल में इतनी बुनियादें तो हमने अपनी जड़ें गहरी कर ली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम अपना विधायक जिता सकते हैं। तो इलेक्शन अब शुरू होगा, पार्टी जो तय करेगी जितनी सीटों पे जहां जहां मजबूती से लड़ेगी, गठबंधन करेगी नहीं करेगी, उन सब पे काम करेंगे। तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी चुनावी समर स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए हमने बैठक भी की है कि चंद्रशेखर आए, बैठक में बताएं कि भाई प्लान क्या है आगे का। क्योंकि देखिए, दलित वर्ग में आपकी एक बड़ी दावेदारी है और हम जैसे, चूंकि सब कोई आजकल डिजिटल पर है, अलग अलग तरह के रील्स आते हैं, वीडियोस छोटे छोटे, तो उसमें चंद्रशेखर का देखिए क्रेज तो दिखता है। और जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने का आप दावा कर रहे हैं, उसको लेकर एनसीआरबी के आंकड़े भी बहुत डराने वाले हैं। और जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है आपकी, वो भी बीएसपी वाली लाइन ऑफ पॉलिटिक्स है, चूंकि दोनों जो पार्टियां हैं अब आपकी, वो एक ही वर्ग को लेकर अपना प्रतिनिधित्व होने का दावा करती हैं। मायावती जी ने एक वक्त कहा था कि दलित उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। चंद्रशेखर भी क्या उनको देवी की तरह ही मानते हैं? और दलितों का अब सच्चा साथी कौन है? देखिए, पहली बात तो एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जाति व्यवस्था बहुत बुरी चीज, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। बाबा साहब भी करते थे। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं, अब ये समाज हमें बताता है कि ये दलित है, ना हमने बनाया। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि वंचित वर्ग के लोगों को, जिनको मैं बहुजन समाज कहता हूं, उनकी बात करूं। दलितों की भी लड़ाई में लड़ता हूं, पिछड़ों की भी लड़ता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, आप देखिए कोई नेता नहीं गया तो मैं वहां 3 दिन पढ़ा रहा। फिर माइनॉरिटी की जब सीएनपीआर एनआरसी का मामला था तो उनकी भी लड़ता हूं, किसानों की भी लड़ता हूं, मजदूरों की भी। अब सोच रहा हूं कि कब ये आप मानेंगे कि एक दलित जाति में पैदा होने वाला आदमी सबका नेता हो सकता है। ये बड़ा कठिन है। योगी जी ठाकुर हैं, वो सबके नेता हो सकते हैं, लेकिन एक दलित सिर्फ दलित का नेता हो सकता है। इस लाइन को मीडिया को नकारना चाहिए। इंसान अपनी ताकत से, अपनी क्षमताओं से बढ़ता है, तो हमें अवसर मिलेगा, हम इसको करेंगे। हमारे यहाँ देवी का और देवताओं का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जिनको देवी कहा जाता है ना, उनकी हत्याएं भी होती हैं। मैं अभी बिजनौर से लौटा हूँ, एक 24 वर्षीय नेशनल प्लेयर की सरेआम हत्या हुई है दिन के 2 बजे। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, बहन बेटियां सेफ नहीं है, बच्चियों की हत्याएं होती हैं और वो नेशनल प्लेयर है। मजाक बनता है, 6 घंटे रिपोर्ट लिखी जाती। एनसीआरबी के आप खुद कह रहे हैं डाटा डरावना है। इस डरावने डाटे में और इस लोकतंत्र में लंबे समय से हम लोग कहाँ हैं? तो रोते रहते हैं और हमारी रोने की चीखें किसने नहीं सुनी? हम लोग मर रहे हैं, उसकी चीखें किसने सुनी? तो अब सुनने के लिए हमने अपना दल बना दिया है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो आजाद समाज पार्टी सुनेगी, दलित समाज के नौजवान सुनेंगे, भीम आर्मी के नौजवान सुनेंगे और काम करेंगे। अवसर की तलाश है, समय जारी है।
तो साबित काम से होगा। जब मुझे अवसर मिलेगा मैं बताऊंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मतलब मायावती जी को आप देवी मानने से इनकार तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, देवी, मैं कह रहा हूं देवी का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना। तो मतलब मायावती भी गलत हो गई अगर इस तरह का बयान देवी का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। वो नेता है, उन्होंने अपने समय में खूब काम किया है। एक उम्र के साथ भी होता है। आपके यहाँ 60 साल के कौन एंकर बनाता है? देखिए, आप समझ रहे हैं ना, समय के साथ चलता रहता है। मायावती को आप कह रहे हैं कि आप छोड़ दे वो राजनीति, रिटायर हो जाए? नहीं, मैं तो सभी को कह रहा हूं, सरकार भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है। तो नेताओं को भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना चाहिए। नए लोग हैं, नए अवसर के साथ आ रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, नए जोश के साथ आ रहे हैं, तो मौका देना चाहिए। क्या बुराई है भाई? वो दे तो रहे ना, तो कुछ और जो गरीब दलित उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन उनकी राय तो बहुत अलग है आपको लेकर, आपको भी मालूम है। और देखिए मतलब चेहरे पे मुस्कान आ गई उनकी राय के नाम से, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि वो चंद्रशेखर को लेकर क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको कभी कह देती हैं कि वो बीजेपी का आदमी है, कभी कह देती हैं कि भाई दूसरे दल का आदमी है। आप किसके आदमी हैं? और इतनी नाराजगी मायावती से आखिर क्यों हो गई? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं। बुआ जी, आज भी कह रहा हूं, बुआ भतीजे में कहाँ नाराजगी होती है? सवाल ही है ना। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही चरित्र है मेरा। मेरे बारे में आप कुछ भी कहते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं। तो मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं है। वो मुझे कुछ भी कहें, कहने दीजिए। अवसर होता है, देखो जब आदमी अपनी जमीन सरकती देखता है ना कुछ कहता है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने लंबे समय तक इनकी लड़ाई लड़ी है, इनको वोट दिया है, तो इसलिए जो है ना, अब इस काम को छोड़ के ना आप निर्णायक उसमें आइए। क्या दलितों का भविष्य क्या है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, निजीकरण, तमाम तरह की चीजें, उसके बाद दलितों का भविष्य क्या है, इस पर कभी उनको बोलना चाहिए। और ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हैं, ये भी उनके परिवार के, इनके बारे में बोलना चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताता हूं होता क्या है। उनके पास जो एक नेताजी है ना, जिन्होंने सब बेड़ा गर्क किया, मैंने पहले भी कहा था, अब उनका कब्जा हो गया वहां। अब सतीश चंद्र मिश्रा जी उसके मालिक हो गए, बहुजन समाज पार्टी के। पार्टी इस वजह से सब मालिक खराब हो बता गया। रहे हैं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो गई है क्या? मालिक हो गए भाई, कि चलती है क्या? बहुजन विचारधारा थी कभी, अपने मुद्दे थे। आज पता नहीं कहाँ किन पिचों पे बात करते हैं। हमारे मुद्दे अपने होते हैं, हमारे अपने मुद्दे हैं। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जो है तमाम तरह से रोजगार के अवसर चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ चलेगा नहीं। अब जनता समझ रही है कि लंबे समय तक बातें करने वाले आज हम उनसे मुंह फेर बैठे हैं, तो जनता ने मुंह फेर लिया। चुनाव के समय आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। अब दलित जो है ना, रोएगा नहीं। अब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। पैरों पर खड़ा होने के लिए जो नौजवान आप सामने देख रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है। अब ये करके दिखाएंगे, और इनकी मेहनत पे आपको शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवसर की बात होती है। जिसको अवसर मिलेगा वही करके दिखाएगा। नहीं, अब चूंकि अब युवाओं की बात कर दी आपने, तो एक वक्त आप पर एनएसए लगाकर आपको जेल में रखा गया, तबीयत भी बिगड़ी, तमाम चीजें हुई। युवा आप भी हैं, और युवा मन जो होता है वो बड़ा बदला लेने वाला होता है। किंग मेकर बनते हैं आने वाले चुनाव में, किंग बनते हैं। बदला लेंगे जिसने एनएसए लगाया था। देखिए, मैं विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति हूँ। अपने जो है ना गुरुओं को, संतों को मानता हूँ, अपने महापुरुषों को मानता हूँ। तो हमारे यहाँ तो जोड़ने की बात की गई। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगत मिल रही है माधुप जैसे मधुमक्खीरा, कि ऐसे रहना चाहिए समाज को जिस तरह से मधुमक्खी रहती है छत्ते में। परिवार बनकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। तो मैं बदले की नहीं, बदलाव की भावना रखता हूँ। कब तक हम लोग जो है ना घिसी पिटी उसमें लगे रहेंगे कि बदला बदला बदला? क्या बदला? हमारा जीवन तो कुछ नहीं बदला। मैं भी यहाँ हूँ, ये स्मार्ट सिटी है। सबसे पहले घोषणा हुई थी, कल गड्ढे बने इतने बड़े बड़े कि आदमी की गहराई के गड्ढे हैं यहाँ इलाहाबाद में। ये विकास है। अभी मैंने अखबार में अभी पढ़ा, बीजेपी ने कहा कि हम वो बना रहे हैं एक्सप्रेसवे। गाजीपुर और लखनऊ वाले में आज दरार पड़ गई है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ। ये हालात है डेवलपमेंट की। नहीं, हम एनएसए वाले पर बात का, हम इस पर भी बात कर लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, उन्होंने एनएसए लगा के दलितों को बताया कि तुम्हारी औकात ये है, अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे तो बंद कर देंगे। नहीं डरते, ना उनकी जेल से डरते, ना लाठी से, ना मुकदमे से। और 100 से ज्यादा मुकदमे आप चेक करा लीजिए। इस सरकार से बदला नहीं लेंगे, इस सरकार को भी सुधारेंगे। हमारा मकसद नहीं है बदला लेने का। सब लोग इस देश के वासी हैं, हम लोग अंततः भारतीय हैं। किससे बदला लेंगे? सरकार से। ये तो नेता बदलते रहते हैं, बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला बसपा में, बसपा वाला समाजवादी। किससे बदला लेंगे? सोच की लड़ाई है। एक तरफ दो विचारधारा सीधी सी, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा, एक तरफ बाबा साहब की विचारधारा। बाबा साहब की विचारधारा के साथ खड़े, तो अपनी विचारधारा पे काम करेंगे, सबको तैयार करेंगे कि बदलाव। कब तक दलित, पिछड़े, अगड़े, हिंदू विंदू के नाम पे ठगे जाते रहेंगे? नहीं, ठीक है। मतलब आप अगर ये बात कह रहे हैं कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई एक समाज का मुझे लीडर आप क्यों कह रहे हैं? आप
सर्व समाज का कही है। लेकिन हम अगर आपके समाज की ही बात करें तो सोशल मीडिया पर आप देखते ही होंगे कि किस तरह के कमेंट्स होते हैं और क्या होता है। उसको लेकर आपकी पार्टी को लेकर एक बड़ा आम राय ये है, जो युवा है आप, और मैं कमेंट्स के आधार पर कह रहा हूं कि वो उनका कहना है कि आप एज अ भीम आर्मी, तो उन्हें तो दिखता है कि हाँ ये जो है वो हमारी आवाज है और ये हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टी बन जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो गड़बड़ हो गया, पार्टी कैसे बन गई, ये तो वोट बंटवा देंगे, ये तो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। तो इसको लेकर युवाओं से आप बात करते हो, क्या मैसेज देते हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं आप लोगों को? देखो, सारी लड़ाई ना जो है ना वो हौसले की है। सब कन्वेंस हैं। मैं तो जानता हूं आईटी सेल बहुत मजबूत है। हमारे उस पर कमेंट कौन करता है मैं तो नहीं पढ़ता, मगर मुझे पता है कि बीजेपी आईटी सेल के लोग हमारे उस पर कमेंट जरूर करते हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं युवाओं के बीच रहता हूं। अगर मेरा हौसला डाउन हो रहा होता और युवा मुझसे सवाल कर रहे होते तो मैं क्यों आगे बढ़ता, मैं पीछे हट जाता। भाई समाज से तो नेता होता है, नेता से कोई समाज नहीं होता है। तो उस समाज ने विकल्प दिया और हमें पंचायत चुनाव में वोट दिया है, तो ये वोट ही तो दिया है उन्होंने, वोट नहीं दिया है उन्होंने, हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जितने जिला पंचायत जीते हैं, कल ही उनसे कहा था सब लोगों से कि सब लोग फील्ड में रहें। आजकल नेताओं में सीरियसली बात भाई आपको बता देता हूं, आजकल लोग ये चयन करके आते हैं राजनीति में, इसलिए लोग आना चाहते हैं क्योंकि 90% लोगों की सोच है कि यहाँ पैसा है, यहाँ पावर है, यहाँ जो है ना चमक है, यहाँ से जो है ना अवसर मिलेंगे, गाड़ी बंगले खड़े हो जाएंगे। ये इस सोच के साथ नहीं आया। इस सोच के साथ आया कि राजनीति सत्ता में भागीदारी करके, सत्ता को साधन बना के, सदियों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको चेंज करना है। सत्ता मात्र साधन है, यही हमारे महापुरुषों ने बताया। इस साधन के जरिए, क्योंकि लोकतंत्र है, पहले युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, अब कहां चलती हैं? अब तो वोट सिर्फ तय हो जाता है कि सरकार किसकी बनेगी और किन के लिए काम होगा। तो मैं जो आपसे सीरियसली कह रहा था ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया उत्तर प्रदेश देश के अंदर, उसकी रिपोर्ट नहीं मान रहे हो, तो सीधा कहो ना कि बीजेपी के लोग दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। क्यों? कहने में क्या डर है, क्या दिक्कत है कहने में? जब आप उनके अधिकार नहीं दे रहे हो, तरक्की कैसे होगी? भाई हम लोग ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब आप उनकी तरक्की में बाधा बन रहे हो तो इसका मतलब आप उनके खिलाफ हो, तो वो तो हम लेके रहेंगे। नहीं, अब देखिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, लेकिन हम उसी पार्टी के साथ देखते हैं रामदास अठावले जी को, हमने देखा था रामविलास पासवान जी को, चूंकि अब नहीं है, जब तक थे तो मंत्री पद पर थे। तो कहीं ना कहीं समाज में भाई दो धारा तो है ही ना आपकी समाज के अंदर कि भाई दलितों का प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी नेता, बीजेपी से जुड़ रहे हैं लोग और मजबूती से उनको मंत्री बनाया जा रहा है। वो मंत्री समाज के बारे में कुछ बोल सकते हैं, उनकी हैसियत है वहां। वो अगर बोल सकते तो ये उत्तर प्रदेश वाला मामला सोल्व नहीं हो जाता। इतने पिछड़े मंत्री हैं यहाँ, सरकार से कहते भाई हमारे बच्चों का हक क्यों छीन रहे हैं? उनकी जात के नेता हैं भाई, उनका हक दे दो, तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये मोहरे हैं, अपना भला करा सकते हैं। ऐसे तो मैं भी बन जाता। क्या आप समझते हैं कि चंद्रशेखर को विधायक एमपी बनने के लिए अगर वो किसी पार्टी में चला जाए तो कोई दिक्कत आएगी? ये दल इसलिए खड़ा कराया कि दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, उनकी स्थिति पे, उनके मुद्दों पे बात हो सके। सच्चर कमेटी पे बात क्यों नहीं होती है कभी? मुसलमानों की स्थिति दलितों से बुरी है, उनका नेता कौन है, उनकी बात कौन करेगा? तो नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? अब दलित समाज में सबसे बड़ा वर्ग है जिसको वाल्मीकि समाज कहते हैं, सफाई कर्मचारी। प्रधानमंत्री जी उनके पैर धो रहे थे इलेक्शन से पहले। सीवर में इतने लोग मरते हैं, आज वो ठेकेदारी पे हैं, उनकी जान जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके साथ परेशानियां खड़ी होती हैं, और वो इस ठेकेदारी में गुलामी को, इस मुफलसी की जिंदगी को झेल रहे हैं। हमने कहा है कि जिस दिन हम लोगों को मौका मिलेगा, कोई ठेकेदारी व्यवस्था सफाई कर्मचारी में नहीं रहेगी, सब परमानेंट हो जाएंगे। चूंकि चंद्रशेखर जी आपने देखिए जिक्र किया मुसलमानों की स्थिति का और तमाम, और देखिए दलित वर्ग जो है एक बड़ा तबका है, यूपी के सियासत में दखल रखता है, और आप उसको गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है सबको, ईमानदारी से दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दलितों को परेशान एक आधुनिक वर्ग कर रहा है? क्योंकि अब हम देखते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, घटनाओं से मैं बात कहता हूं अपनी। कासगंज में खबर आती है कि यादवों ने बारात नहीं चढ़ने दिया दलितों को। जौनपुर में मुसलमानों ने पर आरोप लगा कि उन्होंने 10 घर जला दिए दलितों के। ठीक है। तो समाज में जो जिस तरीके की गुंडागर्दी है, जहां और जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है दलित वर्ग के साथ, तो उसे करने वाला एक वर्ग नहीं है, कई वर्ग है। एग्रीड, सहमत हूं। तो वैसे मसलों पर चंद्रशेखर की आवाज आती हुई क्यों नहीं सुनाई देती? अभी ये जो मामला हुआ है ना बिजनौर वाला, उसमें जो आरोपी है मुस्लिम है लड़का,
वो मैं गया था वहाँ, कौन कहता है? आप लोग ये जो है ना, ये जो पिक्चर बनाई गई है, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जो अपराध करेगा वो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो दलित वर्ग का क्यों ना हो। मैं आपके उस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में देश की बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है, उनको भी पुरुषों की तरह घूमने का आजादी है। अगर उनको आज भी इस देश में उनकी हत्या रेप होती तो मुझे बताओ कि क्या दलितों से बुरी दोयम दर्जे की जिंदगी उनकी नहीं है? तो कानून व्यवस्था और ये तमाम तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण कहाँ है? ये सिर्फ झूठी तो बातें हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे जो मामला मेरे संज्ञान में आ जाएगा और जिस भी प्रदेश का हो, मैं ऐसा नहीं बीजेपी के खिलाफ ही, जहां कांग्रेस की सरकार में होता, मैं कहता हूं राजस्थान से ज्यादा बुरी सरकार कांग्रेस की नहीं होगी दलितों के लिए। वहां उन्होंने दलितों का इतना बुरा हाल कर रखा उस सरकार ने, मेरा बस चले तो उस मुख्यमंत्री को खींच के लाऊं बाहर जनता के बीच में कि वो इसलिए वोट लिए थे। क्या करेंगे? खींच कर लाएंगे जब तो। हाँ तो वही बता रहा हूं ना, इसलिए बतलाऊंगा कि ये चुनाव के समय पैर पकड़ते हैं और कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं, अगड़ों के मसीहा, और फिर चुनाव के बाद इनको उनमें से बदबू आती है। योगी जी तो साबुन वाबुन रखवाते हैं, धुलवा उलवा के तब बुलवाते हैं कि आओ। नहीं, अब चूंकि कांग्रेस की बात हो गई, प्रियंका गांधी आपसे मिलने अस्पताल तक पहुंची, आपको भाई कहती हैं, उनके साथ को कैसे देखते हैं? यूपी में कांग्रेस को भी बैसाखी की जरूरत है, ये आप भी आभास होगा आपको। समाजवादी पार्टी के साथ मुलाकात हो रही है आपकी, ओवैसी और राजभर जी को लेकर भी तमाम अटकलें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इसको खारिज किया है। ठीक। तो आगे का रास्ता कैसे तय होगा? सत्ता की भागीदारी कैसे तय होगी? विपक्ष में बैठकर ही रह जाइएगा या फिर सत्ता के साथ कदम ताल करिएगा? तब तो समाज का उत्थान होगा, लोगों की फाइलें आएंगी, कार्रवाई होगी, घर बनेंगे, जो सुख सुविधाएं चाहिए वो तो सरकार का हिस्सा बनकर ही हो सकता है ना। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात। सरकार बनने का तो प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष बनने का कहां कर रहे हैं? और विपक्ष तो है ही 5 साल से। जब विपक्ष चैन से पढ़ के सोता है तो हम लड़ते हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि चुनाव के समय वोट मांगे, उनके मुद्दों पे भी लड़ना पड़ता है। आप जो कह रहे हैं ना, देखो जो मेरे दुख में आया और जिसने मुझे भाई कहा, मैंने उसको बहन स्वीकार किया। जिस दिन व्यक्तिगत उनके साथ कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, उनका भाई साथ छोड़ देगा, चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। आज आपको जबान देते हैं, और ये वादा सिर्फ उनसे नहीं है, देश की हर एक बहन से, कि जब किसी बहन को जरूरत होगी तो परिवार भी साथ छोड़ देगा, चंद्रशेखर खड़ा रहेगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सरकार तो सब लोग बनाना चाहते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। और मैं समझता हूं कि हमने सबकी सरकारें देखी हैं, उन्होंने उनकी सरकारों में अगर दलितों का जीवन बदल जाता तो चंद्रशेखर की जरूरत क्यों पड़ती है? नौजवान हमारे साथ क्यों आते? ये जो जिम्मेदार लोग हमारे साथ क्यों आते? आज उनको पता है कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते, वो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डरे हुए हैं, वो लोग सामना नहीं कर सकते। एक आदमी जो सामना कर सकता है वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कल यहाँ आया था, विश्वास कीजिए आपके चैनल के लोग जानते हैं कि ये तमाम लोग नाराज होते कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। अब मैं पैसे देके तो नहीं बुलाता किसी को, तो वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझ में विश्वास दिखाते हैं, इसलिए मैं उनकी बात को आगे रखता हूँ। अब दलितों के पास ऑप्शन है भाई, कि वो जो अच्छा काम करे, जो मैदान में रहे, जो उनकी लड़ाई लड़े, उसको वो करें, आगे बढ़ाएं। ऐसे मुखौटों को बंद करें जिनके जो सिर्फ जो है चुनाव के समय आते हैं। सीधा सवाल है, गठबंधन किससे होगा, या पूरी की पूरी सीट पर ही चुनाव लड़ जाएंगे आप? पूरे जनता से गठबंधन करेंगे, अभी और देखिए पूरी सीट में भी लड़ जाएंगे। देखिए मैं इसको बढ़ा दीजिएगा आप मेरी बात को। प्रमोद जी अभी आए थे, कह रहे थे कि जनता से गठबंधन करेंगे, आपकी भी लाइन है कि जनता से गठबंधन करेंगे। अब आप ही तो बता रहे हैं कि नेता हैं, तो नेता तो सीधी बात करते हैं। देखिए आप समझिए ना कि वोट किसको देना है, नेताओं को या उसको? गठबंधन तो समाजवादी बीएसपी का भी हुआ था, क्या हुआ परिणाम? और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, समाजवादी गई क्योंकि जनता ने पसंद नहीं किया, बीएसपी गई जनता ने पसंद नहीं किया, बीजेपी जाएगी क्योंकि जनता पसंद नहीं करेगी। तो जिसको जनता पसंद नहीं करेगी वो जाएगा, कोई हो। अच्छा, अगर चंद्रशेखर अच्छा काम नहीं करेगा, चंद्रशेखर भी चला जाएगा। तो इसलिए गठबंधन जनता से होगा और प्रयास करेंगे नौजवानों के मुद्दे पे। देखो सरकार भाग नहीं सकती है, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, मैं नहीं जाऊंगा धर्म के मुद्दे पे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस देश प्रदेश में युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा? ये जो विज्ञापन आप छपवा देते हैं, कहीं उसकी क्या नाम, बंगाल की फोटो लगा देते हैं, कहीं अमेरिका की फोटो लगा देते हैं, इनसे काम चल जाएगा क्या? नहीं, चूंकि चंद्रशेखर जी आप कह रहे थे कि आप मुद्दे पे रहेंगे, तो मेरा यह कहना है कि यूपी की सियासत की लाइन जो है वो जातीय से ज्यादा इस वक्त जो है, कई पार्टियां जो है, बड़ी पार्टी बीजेपी है या और भी, तो धर्म को लेकर एक सियासी लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। ओवैसी भी खींच रहे हैं और बीजेपी भी खींच रही है। जब आपको भी पता है कि आपके भी समाज में बहुत युवा है और सबके हाथ में इस वक्त फोन है, डेटा है सबके फोन में, सब वीडियो देखते हैं इंटरनेट पर, और तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं, अब्बा जान आ रहा है, तालिबान आ रहा है, चाचा जान आ रहा है। तो जब धर्म की लकीर खींच दी जाएगी तो वहां तो जातीय व्यवस्था आपकी कमजोर पड़ जाएगी, तो जातीय गोलबंदी कैसे होगी और फिर सीट आप कैसे जीतिएगा? देखिए हमने कहा ना हम कैडर का काम करते हैं,
कोई कितनी धर्म वरम की लकीरें खींचे, हमारा कार्यकर्ता हिलने वाला नहीं है। वो 5 साल की मार उसको याद रहती है। हम यही तो सिखाते हैं पूरे 5 साल। हम सिर्फ चुनाव के समय थोड़ा जाते हैं भाई, बीच में चुनाव जनता के बीच में हम पूरे 5 साल रहते हैं और हम यही सिखाते हैं कि देखिए धर्म से तो इतने दिन से पहले तो आज तो आप मंदिर में घुस पा रहे हैं। दलित पहले कौन घुसने देता था व्यवस्था के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो मैं उनसे यही समझाता हूं कि धर्म तो अब राम मंदिर और सब चीजों पे बात हो चुकी है। अब ये पूछो रोजगार कहाँ से मिलेगा, एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, आपके विकास के लिए रास्ते कहाँ से बनेंगे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, बहन बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा। एनसीआरबी का डाटा जो बढ़ रहा है अभी, आज ही का डाटा है ना कल का, कि 66% महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। इसको कानून का राज कहते हैं, इसको राम राज कहते हैं, मजाक करते हैं। तो वो लोग लाना चाहते हैं इस पिच पे क्योंकि उनकी पिच है धर्म की। हमारी पिच जो है ना वो मुद्दे हैं, तो हम नहीं आएंगे इस पिच पे। और हमें पता है कि इस पिच पे जो भी आएगा ना वो बीजेपी से मात खाएगा। अच्छा, आप भी मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है मुद्दे की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि युवा नेता हैं कन्हैया, फिर जिग्नेश हैं, उनको कांग्रेस बातचीत चल रही है, कोशिश है कांग्रेस में लेते आया जाए। ऐसा तो नहीं है कि अब आप भी या आपको कांग्रेस जो है वो अप्रोच कर रही है? और देखो, लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस की विचारधारा से आपकी लड़ाई है? मेरी लड़ाई तो वो जो सामंती, वो जो पूंजीवादी अन्याय अत्याचार, जाति पे आधारित जो अन्याय अत्याचार, उससे आधारित जो विचारधारा, मानवता मानव कल्याण की विचारधारा हम रखते हैं, और उसके खिलाफ जो विचारधारा है उससे हमारी लड़ाई है, व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सब लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकारें तो हैं, तो वहां अपना अच्छा काम करके दिखा दें। अच्छा, ये बताइए चंद्रशेखर जी, कुछ सीटें आ जाती हैं हाथ में जी, और सरकार बनाने के करीब पहुंच जाती है बीजेपी, समर्थन होगा, कहेंगे कि मंत्री बना देंगे, आइए, जाइएगा? प्रधानमंत्री बनाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा, दुश्मन के खेमे में नहीं खड़ा होऊंगा। बीजेपी दुश्मन है, घोषित दुश्मन है। हाँ, विचारधारा से दुश्मन है। देखिए, जिसका चरित्र होता ना, जैसे हमें काशीराम साहब ने सिखाया कि एक वो लो सुई, उसको नींबू में डबाओ और फिर उसको दूध की बाल्टी में छोड़ दो तो पूरा दूध फाड़ देगी। ये चरित्र है भाजपा का। तो आरएसएस भाजपा के चरित्र के लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। जीवन में मरना पसंद करेंगे, लेकिन इस गुलामी को स्वीकार करना पसंद नहीं करेंगे। ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है और लगाते भी हैं लोग बीजेपी को लेकर। कुछ वक्त तक आपके नाम के साथ चंद्रशेखर रावण जुड़ा था। आज तक ने कभी एक सवाल नहीं छोड़ा, हमेशा पूछती आज तक। मैं, हाँ, तो अब मेरा जानना यह है, चूंकि जब आप नाम लगा रहे थे, और आप देखिए कानून की पढ़ाई की है, आपको सारा तिया पाचा मालूम है जी। रावण नाम लगा रहे थे, मालूम था कि रावण जो है वो ब्राह्मण कोटि से, तो ऐसे में नाम लगाने के पीछे का मैसेज क्या था और नाम हटाने के पीछे का मैसेज क्या है? देखिए, पहली बात जो है ना, ये आप बता रहे हैं कि रावण ब्राह्मणों से, तो हमने तो कुछ लिखा नहीं है इस देश में। इस इतने लंबे समय से जब हम दलित बने, जब हम शूद्र बने, हमने कुछ लिखा नहीं है। ये धर्म ग्रंथ और सब चीजें हमारे लिखे हुए तो नहीं। तो ये तो हमने कहानियों में पढ़ा है, तो कहानियों में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो इसलिए मैं कहानियों पे आज नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि नाम की जगह ना काम को हम लोग परफॉर्मेंस दें। तभी तो मैं कह रहा था कि आप जाति से मुझे जोड़ रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि आप दलित समाज को कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आने वाले कल में पिछड़ों के लिए लड़ने वाला जातिगत जनगणना पे मुझसे ज्यादा कोई सक्रिय व्यक्ति नहीं मिलेगा। चाहे मेरी जो है ना, मेरी जूते घिस जाए, चाहे मुझे काला पानी की सजा हो जाए, चाहे सरकार मेरे ऊपर एनएसए लगा दे, मैं जातिगत जनगणना कराने के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि मुझे पिछड़ों से भी ज्यादा चिंता अगड़े लोगों की है। क्योंकि मैं सोचता हूं, पहले कहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हुआ था, कायस्थ समाज का कितना बड़ा रोल था, बनिए लोगों का कितना रोल था हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। आज कहाँ है सब लोग? तो आज ना प्लूटोनोमी, एक ये नई अर्थव्यवस्था, इसका जिक्र पहले भी हुआ था। अच्छा, ये अर्थव्यवस्था अब आ गई है कि पूरी सरकार मिलकर चंद अमीरों को अमीर बनाने में लगी हुई। इसको प्लूटोनोमी कहते हैं, इस अर्थव्यवस्था को। ये सरकार लागू कर रही है। निजीकरण पे भी हम सरकार को मजा चखाएंगे। अब आंदोलन की भूमिका में रहेंगे। अगले 5-6 साल, 5-6 महीने बारिश खत्म होने दो, सोने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में भी और देश के अंदर भाजपा के लोग। बिल्कुल 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे आपके पास, क्योंकि वक्त की बिल्कुल कमी है, मुझे कहा जा रहा है खत्म करने के लिए। पहले तो मैं ये पूछ लूं, कुछ नाम लेता हूं, आप बताइए कि ये आप इनको क्या मानते हैं? दलित तो पिछड़ों के साथी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, या इन पर आपकी कोई राय नहीं है? योगी आदित्यनाथ, अभी देखा हाथरस में हमारे साथ क्या किया, पूरा सिस्टम लगा दिया कि एक दलित बच्ची को न्याय ना मिले, और अभी आरक्षण में घोटाला खा गए। दलित पिछड़ों के पूर्ण रूप से विरोधी। और अभी तो जो है अगड़ों में भी कई वर्गों के विरुद्ध जाति का जनगणना होगी, सब खुल के आ जाएगा। दिनेश शर्मा,
अब कह रहे हैं ब्राह्मण खतरे में है, लेकिन वो इनके उप मुख्यमंत्री हैं। तो फिर बताइए कहाँ खतरे में है? अब उनके पास ऐसे मुख्यमंत्री, तो फिर ब्राह्मण कैसे खतरे में है? स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छे नेता हैं, सम्मान करता हूँ। दलितों के साथी हैं। हाँ साथी हैं। मायावती जी बिल्कुल साथी हैं। अखिलेश यादव 5 साल की सरकार का अनुभव आप देख लीजिए। आप बताइए। आप अनुभव देख लीजिए, अनुभव से तो पता लगता ना आप कैसे को तो करते हैं। आपका अनुभव कड़वा रहा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कड़वा ही रहा। तो अब मिठास जो है वो तो मतलब समय इस बात बताएगा। से ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव दलित पिछड़ों के विरोधी है। वो तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो दलितों के विरोधी मैं उन पे क्यों बात करूँ? आप मुझसे बात करो ना। चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर बताएंगे। मैं कोई समाजवादी का मेंबर थोड़ा ही हूँ। नहीं, राय तो नेता को लेकर नेता की ओहो, होगी फिर ना, वही। ऐसा। आप वो जब आएंगे ना, आपके यहाँ तो आसादार नहीं रहे, आप उनके यहाँ से कोई आएगा तो पूछेगा, तो वो बताएंगे कि वो प्रियंका गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? अब आपने ही तो बताया कि उन्होंने, वो मुझे भाई कहती है तो मैं बहन कहता हूँ। तो आप मानते हैं कि वो दलितों पिछड़ों की साथी है? देखो मेरी बात सुनिए, उनका बेस वोट क्या है? इस देश में कई पार्टी ऐसी जिनका बेस वोट नहीं है। बेस वोट उनका, उनको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। जैसे आम आदमी पार्टी बेस वोट बताइए क्या है? आप मुझसे तो कह रहे हैं, मुझे आप ये तो कह सकते हैं ना कि मेरे साथ मेरा समाज खड़ा देखिए, है। जिक्र में आपने ना ऐसी पार्टी का नाम ले लिया जिसके बारे में पूछना ही वाला था कि गठबंधन, क्या आप उधर का ही रास्ता आप देख रहे हैं क्या गठबंधन के लिए? देखिए फिर ये जो है ना, लड़ाई सिर्फ विचारधारा की और उसकी है, अधिकारों की। तो जो जहां से अधिकार अपने लोगों के सुरक्षित रहेंगे करेंगे, और जो कुछ होगा आप लोगों के सामने होगा। मीडिया से कोई चीज छिपती नहीं है, सारे नेता आपसे अच्छा, बात करते हैं। आखिरी सवाल बहुत छोटा सा। आभार, बताइए। चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे, जीतने का दावा कर रहे हैं? अब मैं ईवीएम तो नहीं हूं कि मैं बता दूं कि कितनी सीटें जीतेंगे। जो ईवीएम सेट वेट करेगा वो तो बता सकता है। मुझे पता है कि मेहनत करेंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा आपका सामने है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहता हूं, हमारे गुरु, हमारे रहबर मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी रखना, कि आप वोट तैयार कर लो, उस वोट को चोरी कर ले। तो मैं वो कर रहा हूं कि जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष का हमने देखा, तो बुलेट से जो है ना, बैलेट की चोरी जब ईवीएम से हो रही है, तो ईवीएम के से अब जो है ना, वोट की चोरी रोकने का इंतजाम भी हमने कर लिया है। क्या किया है, ऐसी क्या तैयारी है? ये जनतंत्र है, जनता जो चाहती वही होता है। क्या सरकार, आप सोचे ना, कहते हैं कि ये जनतंत्र है, क्या सरकार कभी कोई कानून बनाने से पहले जनता की राय लेती है? नहीं लेती है ना। तो सरकार चंद लोग बैठ के बना लेते हैं, और वो उनके फायदे के लिए बनाते हैं जो उनसे मिले हुए लोग होते हैं। अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब भारतीय जनता पार्टी देख सकती है किसको दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको पैसा मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किससे मिल रहा है किसी को नहीं पता है। तो ये जो है ना, सरकार का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जो भारतीय जनता पार्टी करी, इससे नफरत है मुझे। तो मतलब बैलेट और बुलेट दोनों की तैयारी है? पूरी तैयारी और दम है पूरा, और चुनाव में दिखा देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, यूपी तक के मंच पर आने के लिए, बैठक में आने के लिए। आपको चुनाव के लिए बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं। आपको आज तक के इस पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं जो कहते हैं कि इस बार तो युवा उनके साथ है। अब उनके दावों में कितनी हकीकत है वो उन्हीं से जानेंगे। ऋषि हमारे सहयोगी उनसे आपके तमाम सवाल पूछेंगे।
सभी लोगों से आग्रह होगा आप लोग बैठ जाएं चेयर्स पर, क्योंकि कैमरे पीछे लगे हुए हैं। आप जब खड़े होते हैं तो तस्वीरें आने बंद हो जाती हैं। आपके ही नेता हैं, तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी, तो क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है तो तस्वीरें बड़ी साफ आनी चाहिए। नेताओं की तस्वीर साफ नहीं होती, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। इसलिए आप भी राजनीति- नेता बन ही रहे हैं इसलिए या बन गए राजनीति हैं? बदनाम होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। चंद्रशेखर जी से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि युवा नेता हैं और डिजिटल जमाना है, तो उसको लेकर भी हम परखेंगे सर आपको। ठीक। कहा जाता है पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। जी। मौजूदा स्थिति में हम देखें, चंद्रशेखर कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितने पर दावेदारी है? ये लाइन मान्यवर काशीराम साहब की है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं अब समय बदल गया है। आपने कहा ना डिजिटल हो गया है, तो अब पहला चुनाव